जुलाई 1683 ईस्वी को टर्किश उस्मानिया अफवाज ने वयाना को मुहासरा में ले लिया। 12 सितंबर को उस्मानी फौज को शिकस्त दे दिया गया। यूरोप की इत्तेहादी फौज, जिसमें जर्मन, पोलैंड और दीगर ममालिक शामिल थे, ने मिलकर उस्मानी फौज को और भी पीछे की तरफ धकेल दिया और इसी तरह कई फौजी किलों को फतह किया। इसके अलावा हंगरी के दारुल खिलाफे का मुहासरा किया और टर्किश फौज को भी इस जगह से भी बाहर निकाला। इस लड़ाई के बाद उस्मानी फौज ने अपनी तरफ से सुलह के लिए अपनी शराइत पेश की, लेकिन हंगरी के बादशाह ने तमाम हंगरी को फतह करने के मंसूबे के साथ साथ इन शराइत को नामंजूर किया। अप्रैल 1687 ईस्वी में वयाना और इसके इर्द गिर्द के सल्तनत ने फैसला किया कि टर्किश अफवाज पर एक भरपूर हमला किया जाए। उस फौज की तादाद तकरीबन 40,000 थी और उसकी सरबराही यूरोप के मुख्तलिफ बादशाहत के कमांडर कर रहे थे और इसी तरह 20,000 फौज का एक और दस्ता ने दरियाए तीजा के साथ मार्च शुरू किया और ये दोनों अफवाज जुलाई के महीने में ओस्जेक में एक दूसरे के साथ मिल गए। दूसरी तरफ उस्मानी फौज के बड़े वजीर सुलेमान पाशा की सरकर्दगी में तकरीबन 60,000 की तादाद में दरियाए ड्रो के ऊपर 8 मील लंबी लकड़ी के पुल के सामने उसने पोजीशन संभाल ली और वहां पर अपना किलाबंदी को मजबूत किया। जब हंगरी की फौज पहुंची तो वो दरिया के दूसरी तरफ खेमज़न हुए। अलबत्ता जुलाई के आखिरी दिनों में हंगरी फौज ने दरिया को पार किया और दूसरी तरफ मैदान जंग में उस्मानी फौज को चैलेंज करने लगे, लेकिन उस्मानी फौज पुरसकून थी और अपने तोपों का इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन करते रहे। जब हंगरी के कमांडर को एहसास हुआ कि वो उस्मानी फौज पर यकलख्त हमला नहीं कर सकता तो उसने पुल का मुहासरा ख़त्म करके अपने फ़ौज को वापस अपने इलाके की तरफ मार्च का हुक्म दिया। उसके इस एक्शन का फ़ौज के और कमांडरों और हंगरी के बादशाह ने भी बुरा मनाया। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कमांडर सुलेमान पाशा ने हंगरी के फ़ौज का पीछा किया और उनको धकेलते हुए अपने पुराने किले और इलाकों को भी आज़ाद करते हुए हंगरी के उस फ़ौज को मोकस तक धकेल दिया। इससे पहले ये इलाका उस्मानी फ़ौज के कब्ज़े में था, बस उसने ये सारा इलाका वागज़ार कर दिया। उस्मानी फौज ने अपने किलों को मजबूत बनाते हुए ड्रेड के मुकाम पर घने जंगल में अपने फौज को छुपाया, जिसकी वजह से हंगरी के फौज को भी आखिर तक उनकी मौजूदगी का पता नहीं चल सका। लेकिन 12 अगस्त को हंगरी की फौज ने स्केलोस नामी मैदान की तरफ मार्च किया, क्योंकि उस जगह की ज़मीन सख्त थी और ग्राउंड और जगह हमले के लिए मुनासिब थी। हंगरी की फौज के दाएं तरफ की बटालियन ने घने जंगल में सिक्लोस की तरफ मार्च शुरू किया। सुलेमान पाशा उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे, बस उसने भरपूर ताकत के साथ उन पर हमला किया, जिस पर हंगरी के फौज ने अपने कमांडर को पैगाम भेजा कि हम हमले की ज़िद में हैं। उस वक़्त हंगरी फौज का जनरल अपने फौज के साथ पहले से अपनी जगह पर मौजूद था, बस उसने उस्मानी फौज की तरफ अपना मार्च शुरू किया और जल्द ही फैसला किया गया कि इस जगह पर उस्मानी फौज को रोका जाए। बस इस तरह उस्मानी फौज भी 2 हिस्सों में बट गई। सुलेमान पाशा ने जब हंगरी अफवाज की तरफ से मज़ाहमत का सामना किया तो हैरान हुआ। अलबत्ता उसने अपने प्यादा फौज को महफूज मुकामात की तरफ वापस किया और आर्टिलरी को अपने टारगेट पर गोलाबारी जारी रखने का हुक्म दिया। इस वजह से हंगरी फौज को मौका मिला कि वापस अपनी जगह पर पलट जाए।
ہنگری کے فوج کا یہ حملہ تقریباً 3 بجے شام کو ختم ہوا۔ اس وقت جان نصاری افواج سلیمان پاشا کی اور مصطفیٰ پاشا کی افواج نے بھرپور حملہ کیا۔ اس دفعہ ایک مرتبہ پھر ہنگری کی افواج نے بھرپور طاقت سے اس حملے کو پسپا کر دیا، کیونکہ اس کے کئی وجوہات تھے۔ عثمانی فوج چڑھائی کی وجہ سے بھرپور حملہ نہ کر سکے اور اس طرح ایک خونریزہ لڑائی کے بعد عثمانی فوج کو شکست ہوئی۔ ہنگری کے فوج کے تقریباً 600 آدمی مارے گئے، لیکن عثمانی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تقریباً 10,000 فوج شہید ہوئے، لاتعداد اسلحہ اور 66 توپیں مال غنیمت میں دشمن کے ہاتھ لگی۔ اس طرح ہنگری کے جرنیلوں کو سونے کے 2 ملین سکے اور گرینڈ وزیر کا ٹینٹ اور 160 عثمانی جھنڈے ہاتھ میں آئے۔ اس شکست کے بعد عثمانی فوج کے دارالخلافت میں کافی تبدیلیاں آئیں اور بہت عرصے تک وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور اس جنگ کو جنگ موقاس دوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔